चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग। यस तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं सब लोगों से, और वो ये है कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का बेस का काफी मेहनत किया है। बराबर, हम लोगों ने बहुत ज्यादा गहराई के लिए काफी मेहनत की है, उस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना प्लीज। ठीक है, अभी हम लोग वही तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हमेशा किया करते हैं, तरीका वही रहेगा हमारा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग एक बार सोच के जरूर देखेंगे। जैसे एडजस्टमेंट है तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जर्नल एंट्री क्या है, और उसकी मदद से हम लोग सोचेंगे कि भाई यहां पे प्लस क्यों, यहां पे माइनस क्यों, मैंने यहां पे क्यों लिखा। एक बार एटलीस्ट सोच के देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो हम लोग यहां पे काफी सारे मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, आपको सब दिख रहे होंगे यहां पे 37 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मैं जितने टॉपिक्स के भी जितने भी मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस दे रहा हूं, आई एम गिविंग योर पर्सनल गारंटी। अगर आप लोगों ने क्लासरूम में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो ईमानदारी से पढ़ के जाओ और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, हिम्मत है ऐसी है कि आपको 80 के नीचे दे, बेयर मिनिमम 80 स्कोर करके आओगे, बेयर मिनिमम 80। ठीक है, दो ही रिक्वायरमेंट दे रहा हूं मैं, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं तो मैं दो ही रिक्वायरमेंट्स रख रहा हूं, दो ही कंडीशंस रख रहा हूं। सिंसियरली क्लासेस करो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सिंसियरली अटेंड करो, ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं, सिंसियरली अटेंड करो। और दूसरा, ये जितने क्वेश्चंस दिए सारे के सारे सॉल्व करके जाओ। मेहनत है, लेकिन 80 पार करना है तो मेहनत तो लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो द चैलेंज दैट यू विल बी फेसिंग इज यू हैव अदर 3 सब्जेक्ट्स ऑल्सो, उसके लिए भी टाइम निकालना है, तो उसके साथ साथ इसके लिए भी टाइम निकालना है। ये है सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो हमें किसी ना किसी तरह से मैनेज करना। लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट इज नॉट ईजी, सीए स्टूडेंट का लाइफ इज ऑलवेज वेरी टफ, इसलिए सब लोग इस रास्ते में नहीं चलते। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, क्या सब लोग सीए के रास्ते में चलते हैं? कुछ सिलेक्टेड लोग ही चलते हैं, और आप उनमें से ही को, राइट? तो हमारा रास्ता मुश्किल रहेगा, बट वी आर रेडी फॉर दैट चैलेंज। करेक्ट? चलो ठीक है। सो हम लोग यहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए आपको, अगर आप देखोगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपने कर लिए, अगर आप देखोगे ना तो हम लोगों ने मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लिए थे, याद आ रहा है? तो वो क्वेश्चंस भी हैं यहां। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल देखेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जैसे एक छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग एक बड़े वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट, मैं बैड डेट्स का क्वेश्चन देख रहा हूं एक। हाँ ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 ला 16 नहीं पहा। ठीक है, तो क्या है? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 ऑफ मार्च 2022। बैड डेट्स दिख रहा है आपको 3,600। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1421। देखो ये ईयर है 31 मार्च 2022, ये 1421, यानी कहना है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस है 7,500। सुंदरी डेटर्स 2 लाख, एडजस्टमेंट में दिया है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2,000, प्रोविजन टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सुंदरी डेटर्स and create a provision for discount on sundari debtors at rate 3%। दोनों आ गए साथ में, डाउटफुल डेब्ट्स भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है, शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, पहली कोशिश आप लोग खुद करना चाहते हो कि मैं बता दूं? करना चाहते हो? ओके, गो फॉर इट। बिफोर यू स्टार्ट यू शुड ऑलवेज थिंक कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया ये क्या हो सकता है, इसका जर्नल एंट्री पास हो गया है कि जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका जर्नल एंट्री पास हो गया है नहीं हुआ है, ये सब सोच के करना आपको। ओके
अच्छा सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। क्लास के बाद मुझसे मिलना एक बार, डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, लेट्स सी। थोड़ा ब्लर आ रहा है कि मुझे ब्लर दिख रहा है ना? मैं बोला मेरे चश्मे का नंबर बढ़ा गया। ओके, अभी तक तो मैच हो रहा है सबका आंसर, देखते हैं। ओके चलिए, लेट्स डिस्कस दिस नाउ। अब हम लोग अगर यहां पर देखें ध्यान से, तो सबसे पहले मुझे ओल्ड बैड डेट्स ये दिखाई दे रहा है। मुझे दिमाग में क्या लाना है कि अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब इसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो चुका है, यानी डेटर्स ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है। अब डेटर्स को मुझे फिर से क्रेडिट नहीं करना है, तो मुझे इस बैड डेट्स को डेटर्स में से एडजस्ट नहीं करना है, इस बैड डेट्स को मुझे सिर्फ क्लोज करना है। ठीक है, अच्छा, क्लोज करते वक्त मुझे सबसे पहले देखना है कि क्या पहले से बंदोबस्त रखा हुआ था। अगर पहले से कुछ नहीं था तो मुझे पीएनएल में डालना है, और अगर पहले से प्रोविजन है तो मुझे बैड डेट्स को ट्रांसफर करना है प्रोविजन अकाउंट में। ठीक है, चलो, तो एक बार और हम लोग इसका लेजर भी देख लेते साथ में। मैंने यहां पे वही फॉर्मेट बना के रखा जैसे हम एग्जाम में लिखना है, लेकिन साथ ही साथ एक बार डिस्कस कर लेते ना जल्दी से। चलो देखते हैं। देखो यार, ये बैड डेट्स अकाउंट है, ठीक है, जिसपे डेबिट पड़ा है 3600, करेक्ट। एक पीडीडी अकाउंट है, ठीक है। पीडीडी में कितना बैलेंस है? 6700, कितना? 7500, सॉरी 7500। ओपनिंग बैलेंस इतना रखा हुआ है, राइट। उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस है 2 लाख, ठीक है।
सो बात को समझेंगे। सबसे पहले मैं फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करूंगा, फर्दर बैड डेट्स एंड फर्दर डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो मुझे यहां पे क्वेश्चन में सिर्फ फर्दर बैड डेट्स दिख रहा है, कितना 2000। इसकी एंट्री पास नहीं हुई, एंट्री पास करनी होगी, क्या करूंगा 2000 से बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री पास कर दिया मैंने। अब ये एंट्री पास होने के बाद मुझे आगे जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ प्रोविजंस है। प्रोविजंस एंड में पहले मैं बैड डेट्स के बैलेंस को ट्रांसफर कर देता हूं टू पीडीडी। तो 5600 मेरे पास पहले से इतना रखा हुआ है, भैया शॉपिंग करने गए कुछ पैसे पहले से लेके गए हैं तो उसमें से ही पहले खर्च करेंगे ना। अगर शॉपिंग ज्यादा हो गया तब, बराबर, ओके। तो ये 5600 यहां जाएंगे, ओके। तो पीडीडी में अब ऑलरेडी बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा है 7500 माइनस 5600, इतना बैलेंस बचा हुआ है 1900, है ना। अभी भी हमारे पास इतना प्रोविजन है, समझ लो बात को। मैं 7500 लेके शॉपिंग करने गया लेकिन सिर्फ 5600 ही खर्च हुआ, तो मेरे पास 1900 अभी भी बाकी है। ये वैसे ही कह रहा हूं मैं, आपके पास पहले से बैड डेट्स के लिए प्रोविजन था 7500, बैड डेट्स का लॉस एक्चुअल में सिर्फ 5600 हुआ, तो अभी भी 1900 का प्रोविजन आपके पास बाकी है, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग देखेंगे कि डेटर्स अकाउंट का बैलेंस क्या है। व्हाट इज द बैलेंस 1,98,000, ठीक है। अब मुझे इस पे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विच इज 5% ऑफ डेटर्स। तो 198 का 5%, 9,900, दिस शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इतने का प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है दिस इज द अमाउंट ऑफ पीएनएल, इतने का मुझे और प्रोविजन क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना बैलेंस बचा। नहीं पीडीडी में, पीडीडी का बैलेंस देखो, जहां तक मेरा ख्याल है 8000 बैलेंस बचना चाहिए। कैलकुलेट करो, देखो 8000, देखो सीधी सी बात है, 1900 तो पहले से ही थे, 9900 चाहिए, 1900 पहले से ही थे, तो और 8000 का बंदोबस्त करना होगा। सो दिस मीन्स आई नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 8000, ओके। चलो प्रोविजन तो इतना क्रिएट कर लेंगे, लेकिन एक और प्रोविजन क्रिएट करने के लिए कहा है जो अभी तक नहीं था। व्हाट इज दैट, पीडीए, पीडीए, ठीक है। अब 198,000 के डेटर्स तो है, लेकिन इसमें से 9,900 डाउटफुल है, बराबर। तो मैं कैलकुलेट करूंगा कितना बैलेंस है, 198,000 माइनस 9,900, 188,100 श्योर शॉर्ट कंफर्म गुड डेटर्स है। तो मैं इस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा, कितना @3%, ये आता है 5643, ठीक है। तो ये भी पीएनएल से क्रिएट होगा 5643। सो पीएनएल में डेबिट होगा 8,000 प्लस 5643 यानी 13,643, इतना डेबिट होगा पीएनएल में। और डेटर्स का बैलेंस शीट में क्या बैलेंस दिखाया जाएगा, 1,98,000 ही दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें से पीडीडी का बैलेंस माइनस करके 9,900 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 5643 ये माइनस करके आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस इज अकाउंट, लेकिन अपन इस तरह से जाते हैं हमारा टिपिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं तो ये इजी पड़ जाता है, इसकी आदत भी है हमें, ये इजी पड़ जाता है। तो ओल्ड बैड डेट्स 3,600 प्लस न्यू बैड डेट्स 2,000, दिस इज डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है, माइनस ओल्ड पीडीडी 7,500। यहां से पता चला कि मेरे पास 1900 का प्रोविजन बचा हुआ है, ठीक है। मुझे और कितना प्रोविजन चाहिए, न्यू पीडीडी चाहिए 9,900, बैलेंस एडजस्ट होकर 8,000 बचा, लेकिन इसके अलावा मुझे और पीडीए भी चाहिए 5643, तो ये एडजस्ट होके यहां पर आ जाएगा 13,643, ओके। और इसी तरह से बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, ये 2 लाख का बैलेंस था डेटर्स अकाउंट, जिसमें से मैंने फर्दर बैड डेट्स 2000 माइनस किया, बैलेंस बच गया 1,98,000। 1,98,000 में 5% प्रोविजन क्रिएट किया मैंने, विच विल बी 9,900। ये माइनस करके गुड डेटर्स मेरे पास बचे 188,100, ठीक है। इस पे 3% हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल क्रिएट किया, तो ये आ गया 5643 माइनस ओके फाइनल बैलेंस 182,457, ठीक है, डन। शुरुआत किया एक छोटे मोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन से, नन्ना मुन्ना था ना, ले क्वेश्चन था ये, ओके। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ओके।
फाइनल अकाउंट्स में आजकल कैसा हो रहा है, आजकल एक 10 मार्क का तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन में सडनली फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी, ये वो किसी भी टॉपिक से एक 5 मार्क का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स के ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन शायद 4 मार्क के लिए आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। हाँ, पीएनएल, हाँ, अब हम लोग एक जंबो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जंबो मतलब वो पहले वाला जंबो नहीं, अभी क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल के ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले मतलब मेरे भी जन्म के पहले से शायद चले आ रहा है, मैं पैदा हुआ था उसके पहले से चले आ रहा है। आपको नाम से ही समझ में आएगा, गावस्कर विश्वनाथ। गावस्कर विश्वनाथ हुए करते थे किसी जमाने में क्रिकेट के ओपनर्स। किस जमाने में होते थे सोच के देखो, ठीक है। तो उनके किसी फैन ने बनाया था क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना। वही क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, चलो लेट्स सी, हो गया ना। सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Following is the schedule of balances as on 31st of March 22 extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Mrs. Gavaskar Vishwanath and Company. ठीक है, at मुंबई होना चाहिए, वो बॉम्बे ना आई। ओके, मॉड्यूल में आज भी बॉम्बे लिखा हुआ है, इट शुड बी मुंबई, राइट। रेक्टिफिकेशन कर देना। उसके बाद हमें दिया है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, सुंदरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें दिए हुए हैं। अच्छा खासा लंबा सा लिस्ट दिया है, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला रिएक्शन होता है घबराहट, अरे बाप रे कितना यार बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए बता रहा हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना समझ जाना इजी है, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना समझ जाना ट्रिकी है, ठीक है। जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं, बरोबर, ठीक है। तो अब आदत अनुसार हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। एडजस्टमेंट्स को लेके मार्किंग करना पड़ता है। प्लीज नोट कि क्वेश्चन पेपर में बहुत मेजर कुछ मार्क करोगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज चीटिंग। ओके, प्लीज ऐसा बहुत ज्यादा हाईलाइट वाईलाइट कुछ तो भी मत करना, एक डॉट डाल देना, दैट्स इट, ठीक है। देखो क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन दिख रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर कार, सबको मार्क कर लो। कहां का है देखो, सबसे पहले मुझे दिख रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, देख रहा हूं मैं एक छोटा सा एक डॉट कर रहा हूं बस, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, इन सब में एडजस्टमेंट है, ठीक है। छोटा सा डॉट हम लोग जब सॉल्व करेंगे दिख जाएगा अपने को। ओके, आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, इसके लिए कोई मार्क करने की जरूरत नहीं, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। गोडाउन रेंट देखो किधर है, रेंट फॉर गोडाउन, ये इधर है अगले पेज में, ठीक है। ये अभी अपन तो मार्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं देखो किस तरह से मार्क करना है, अपने को सिर्फ एक डॉट डालना है, ठीक है। आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं तो भी होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, ठीक है, मार्क कर लिया इसको भी। उसके बाद मुझे दिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सुंदरी डेटर्स पे, तो इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन वहां मार्क कर लेते हैं, या फिर डेटर्स को मार्क कर लेते हैं, एक ही बात है। बैड डेट्स दिख रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सुंदरी डेटर्स को भी मार्क कर लिया मैंने, प्रोविजन को भी मार्क कर लिया, ये सभी अपने को एडजस्ट करने में आ जाएगा, एक ही एडजस्टमेंट में हो जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर्ड फॉर फ्रॉम 1/4/21 टू 30th of June 2022। ठीक है यार, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ कहा है, मार्क कर लेते इसको भी, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स हमें दिए हुए हैं। ओके, तो 1 by 1 वी विल स्टार्ट, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और देख लूंगा, ये जो डेप्रिसिएशन दिया था ना, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ था, उसको पढ़ लेते एक बार। बी पॉइंट में मुझे क्या दिख रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 10%, लेकिन उसके अलावा कुछ दिख रहा है। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। भाई साहब, बेचा है हमने फर्नीचर, लेकिन उसको डाल दिया सेल्स अकाउंट में, एरर, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये सेल्स में भी इफेक्ट करेगा। ओके, तो मैं सेल्स को भी मार्क करके रख लेता हूं, सेल्स, ठीक है।
उसके अलावा और कुछ कहीं लेंदी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, लेकिन उसके आगे दिख रहा है परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को भी मार्क करके रखते हैं, रेक्टिफाई करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, सब जगह मार्क करके रख लिया, अब बिंदास हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? लाइन मारना है। आई मीन ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। क्या यार, गलत मत समझो, सीए स्टूडेंट्स हो तुम लोग, फुर्सत नहीं है तुम लोगों को, है कि नहीं? यस, दिस इज इल्लू 12 ऑफ मॉड्यूल, आपके रेफरेंस के लिए बता के रख रहा हूं। ठीक है, इल्लुस्ट्रेशन इल्लू, यहां का क्वेश्चन नंबर 19। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन मॉड्यूल को मोबाइल में खोल ले, सॉल्यूशन देख ले और सारे आंसर बता दे। हम सीखने आए हैं, है ना? हाँ जी, पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट, यहां मैं ईयर चेंज कर देता हूं क्योंकि मैंने मॉड्यूल देख के बनाया था इसे। मॉड्यूल में आज भी 2020 लिखा है, मैं इसको 2022 कर चुका हूं। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, पीएनएल हो गया, और बैलेंस शीट में एज ऑन बैलेंस शीट में भी फॉर द ईयर एंडेड मत लिख देना। ठीक है, 3 पेज, मतलब मेरा कहना यह है कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में ना फुर्सत में जगह छोड़ना। वैसे अपने को आदत ऐसा है कि ट्रेडिंग के लिए अपन 1/4 पेज छोड़ते हैं, पीएनएल के लिए 3/4 पेज, और अगले पेज में बैलेंस शीट। ये अपनी आदत होती है, 2 पेज में अपन बराबर अकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन लेंदी है ना यार, चांस क्यों लेने का? तो पेजेस के लिए कंजूसी मत करो, एक एक पेज में बना दो एक एक अकाउंट। जगह बच गया तो बचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लास्ट पेज में वर्किंग नोट्स ऑब्लिक अजम्पशंस, वर्किंग नोट्स ऑब्लिक अजम्पशंस। ठीक है, यहां पे अपन सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन एक एक वर्किंग नोट्स भी लिखते हुए चलेंगे, और जो भी एज्यूम किया कहीं पे भी उनके बारे में भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन। अगर इसमें कहीं पे भी हमने कुछ भी छोड़ दिया, जैसे फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन, ये सब लिखना छोड़ दिया, तो आपने मौका दे दिया इंस्टीट्यूट को मार्क्स काटने का। गेटिंग मी? अब हो सकता है कि इतनी छोटी चीजों पे वो मार्क्स ना काटे, हो सकता है, लेकिन दैट इज योर किस्मत। ठीक है, अगर किस्मत खराब है तो जरूर काटेगा मार्क्स। अज्यूम यही करके चलो, बी कंजर्वेटिव, अज्यूम यही करके चलो कि किस्मत बेकार है, बहुत ही घटिया किस्मत है, ऐसा अज्यूम करके तैयारी करके जाओ। होना यह चाहिए कि प्रिपेयर करते वक्त आपने अज्यूम करना चाहिए कि किस्मत सबसे घटिया है, और एग्जाम में जाते वक्त आपने अज्यूम करना चाहिए कि किस्मत बहुत अच्छी है। होता उल्टा है, अपन प्रिपेयर करते वक्त सोचते किस्मत बहुत अच्छी है, ये भी आएगा यार, और एग्जाम के वक्त हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अरे यार अब क्या करूं। ठीक है, ओके, सब रेडी हो गए? क्या है कि एक बार फ्लो में आ गए ना कि अपन लिखना शुरू कर दिए, तो उसके बाद ये अकाउंट बनाना बहुत जान पे आता है, इसलिए पहले ही बना के रेडी रह गए। अभी लिखना शुरू करते हैं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोग अभी बीकॉम एग्जाम्स वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से आप लोग मुझसे जूम लिंक मांग रहे हो। जूम लिंक में बेसिकली आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं नहीं दे रहा हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जूम लिंक देता हूं तो उसकी वजह से मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट रिकॉर्डिंग है, ये थोड़ा ना थोड़ा वीडियो या ऑडियो में थोड़ा लैग आ रहा है, कुछ एक प्रॉब्लम जा रहा है। एंड आई एम प्रोवाइडिंग एवरीवन द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। यही लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पूरे इंडिया में जिनको भी जा रहा है, सबको यही लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, सो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे सकता, इसलिए मैं जूम लिंक नहीं कर रहा हूं। हाँ, यही मिलेगा आप लोगों को सेम वाया ऐप। जूम से मेरे रिकॉर्डिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द रीजन मैं जूम लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं।
देखो अभी वो ऐप जो बना हुआ है ना, वो ऐप के थ्रू कैसा रहेगा, उससे लाइव भी मिलेगा आपको, ठीक है, और उसी में बैकअप भी मिलेगा आपको। तो सबको वो ऑनलाइन में ऐसा ही हो रहा है, आप लोगों को भी उसी में मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो उसमें कैसा है, उसमें मेरा अपलोडिंग का झंझट खत्म होगा। आई वोंट बी अपलोडिंग एनीथिंग, जैसा आज के डेट पे अभी कर रहा हूं, तो वैसा नहीं रहेगा। जहां पे लाइव चल रहा है और वही वहां पे सेव होगा, ठीक है। चलो डन, रेडी, लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड, ठीक है। अब देखो यहां पे अलग अलग तरीके होते हैं, तरीका होता है सॉल्व करने का। अब जैसे देखो यार, अपन डोसा खाने गए, डोसा खाने का देखना सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई कॉर्नर से शुरू करेगा, कोई बीच में से शुरू करेगा, कोई आलू को लास्ट तक बचा के रखेगा। अरे भाई डोसा ही खा रहे हो यार, कैसे भी खाओ समझ रहे हो बात को। तो यहां पर भी सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सॉल्व ही कर रहे हो यार, कोई भी तरीके से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग मी? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मैं अपने तरीके से जा रहा हूं, और वो तरीका यह है कि मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, जैसे जैसे चीजें दिख रहे हैं मैं लिखता हुआ जाऊंगा, ठीक है। और फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में मार्शलिंग इग्नोर कर रहा हूं, और मैं इसीलिए सबसे पहले यहां पे अजम्पशन में नंबर 1 लिख दे रहा हूं। We have ignored marshalling in this question. Okay? ये लाइन लिखने के मेरे दो इंटेंशन थे। क्या दो इंटेंशन थे? इंटेंशन नंबर 1 कि भाई मैंने मार्शलिंग, मैं कोई सीक्वेंस में नहीं लिखने वाला, इससे मैं बच गया, उससे मार्क्स नहीं काटेगा बंदा, क्योंकि मैंने यहां पे नोट लिख दिया है। और दूसरा, आगे वाले बंदे को पता चल गया कि मुझे मार्शलिंग के बारे में मालूम है। दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जनों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। वेरी गुड। अथर्व पूछ रहा है मार्शलिंग क्या है, क्या रहता है, कोई बताएगा उसे? हाँ, 10 बार लिखने को लगाओ। मैंने वैसे होमवर्क में कहा भी था कि कुछ लोगों को लिख के भेजना है, कुछ ही लोगों ने भेजा था मुझे, सब लोगों ने नहीं भेजा था, कुछ ही लोगों ने भेजा है। कौन से 2 ऑर्डर्स होते हैं? ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब आगे आते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। यहां पे टिक, मतलब जैसा भी एक एक करके मैं यहां पे टिक करते हुए चल रहा हूं, ताकि हमारे ध्यान में आए कि हमने ये कंप्लीट कर लिया। कैश इन हैंड 14,000, हाँ, गावस्कर विश्वनाथ। कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक 26,000। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही तो मैंने लिखा अभी, वी आर इग्नोरिंग मार्शलिंग। इसको कहीं पे भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइन लिखने की वजह से। अगर वो नहीं लिखते तो फिर सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता, ठीक है। ओके, चलो, सुंदरी डेटर्स आ गया, ठीक है। इनर कॉलम में लिखते इसे, सुंदरी डेप्टर्स। ओके, कितना दिख रहा है? 8,60,000 इनर कॉलम में लिख लिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ, यही भी दिखा देते हैं, या वर्किंग नोट पे भी दिखा सकते हैं, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। देखो एक चीज है, अगर हमें बहुत कॉन्फिडेंस है तो ही यहां पे लिखना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है देन इन दैट केस इट्स बेटर टू मेक अ वर्किंग नोट। क्योंकि क्या होता है कि अगर काटाकुटी हुआ तो इधर मेन आंसर में काटाकुटी होने से वर्किंग नोट में हो, वो बेटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में बनाना है, यहां पर बनाना है, एक ही बात है, यहीं पे करना है। चलो, जिसको भी वर्किंग नोट में इच्छा हो रही है वो वर्किंग नोट में भी कर सकते हो सेम चीज, और जिसको यहां पे करने की इच्छा हो रही है सेम चीज यहीं पे कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे यहां से क्या क्या माइनस करना है? यहां से मुझे माइनस करना है FBD, मैं पहले लिख के रख दे रहा हूं, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट अलाउड।
ये माइनस करके जो बैलेंस बचेगा, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। लेकिन इसी में से मुझे माइनस करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, और ये आउटर कॉलम में जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट। अब एक एक करके अपन देखेंगे अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और यही चीज साथ ही साथ बैड डेट्स को भी निपटा ही लेते हैं अभी कभी, है ना। तो मैं पीएनएल में भी आ जा रहा हूं। पीएनएल में मैं लिख के रख रहा हूं ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, ओके, माइनस ओल्ड पीडीडी प्लस न्यू पीडीडी माइनस ओल्ड पीडीए प्लस न्यू PDA. Okay, I'm just writing the shortcut so that you guys write the full details. You are supposed to know all these. ये आपको सीखना है। All of you please understand, don't copy. ये गलती नहीं करना। Don't copy. You are just referring to the solution for your convenience कि हाँ यार हम सही जा रहे हैं, that's it. लेकिन लिख रहे हो आपको खुद होके लिखना है सब चीजों को, ओके। मैं क्वेश्चन में अभी वापस जा रहा हूं। सुंदरी डेटर्स के बाद मैं एक एक करके देखता हूं इससे से रिलेटेड कुछ और चीजें दिख रहे हैं क्या। जैसे मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये क्या है? ये ओल्ड पीडीडी है, बराबर है क्या? ओल्ड पीडीडी को मैं यहां से माइनस कर देता हूं। कितना था बैलेंस? 30,000। ओल्ड पीडीडी 30,000 माइनस, ओके। उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? बैड डेट्स, ये रहा बैड डेट्स 20,000, ठीक है। सो 20,000 के बैड डेट्स को ओल्ड बैड डेट्स में लिख दूंगा 20,000, ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या? है क्या? यस है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये क्या है? ओल्ड डिस्काउंट अलाउड, ओके। तो मैंने इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा, ठीक है, कोई नहीं। अगर नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। प्लस ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ओल्ड भी न्यू भी एग्जैक्टली इसी तरह से प्लस होंगे यहां पे, जैसे बैड डेट्स वैसे डिस्काउंट अलाउड। तो ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस कितना हो रहा है डिस्काउंट अलाउड? 24,000, 24,000, ठीक है। इतना ज्यादा ना लिखो तो भी चलता है, लिखो तो भी चलता है। लिख लिया ताकि याद रह जाए यार, कोई छूट ना जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा एज इट इज उठा के आप एडजस्टमेंट में लिख दो वर्किंग नोट्स में, और फिर उसका फाइनल बैलेंस इधर लिख दो, तो यहां पे जगह भी कम लगेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं कि क्या यहां कोई एडजस्टमेंट है बैड डेट्स रिलेटेड। हाँ जी है। फर्दर बैड डेट्स है क्या कोई? फर्दर बैड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट अलाउड? नहीं। अगर होता तो वो पहले, अब वो नहीं है, तो सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, बस वही क्रिएट करने का है, कर लेते हैं, ठीक है। 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स के लिए मैं डेटर्स अकाउंट में आ रहा, कोई फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं, फर्दर डिस्काउंट अलाउड तो है नहीं। समझ रहे हो बात को? पीएनएल के बैड डेट्स को, पीएनएल के डिस्काउंट अलाउड को क्या मैंने यहां से माइनस किया? नहीं, यहां से सिर्फ फर्दर वाले माइनस करने, एडजस्टमेंट वाले माइनस करने, पीएनएल वाले नहीं। पीएनएल वाले जो थे उनका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, वो डेटर्स में एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये जो 8,60,000 है, ये ऑलरेडी उन बैलेंसेस को एडजस्ट कर लेने के बाद के बैलेंसेस है, ओके। तो ये बैलेंस भी 860 ही बचा, इस पे 5% 43,000, बाकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड तो है नहीं, तो ये माइनस करना है। कितना बचा? 8,17,000। ये 43,000 क्या है? ओल्ड पीडीडी की न्यू पीडीडी? ये एडजस्टमेंट का पीडीडी है। सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी न्यू पीडीडी, ठीक है। तो 43,000 को मैं लिखूंगा यहां न्यू पीडीडी 43,000, ठीक है। सो देयर इज नो फर्दर बैड डेट्स, देयर इज नो फर्दर डिस्काउंट अलाउड,
देयर इज नो ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, देयर इज नो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। देख लो एक बार प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड था क्या पूरे क्वेश्चन में? कहीं पे भी दिख रहा है क्या? देख लो एक बार। देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये सब पूरा एक सीक्वेंस में लिख देने से मेरे ध्यान में रहेगा कि यार ये रहेगा, मैंने कहीं भूल तो नहीं गया। एडजस्टमेंट करना हम लोग कई बार भूल जाते हैं, फिर ध्यान में आता है अरे यार ये भी था, ये नहीं किया, फिर काटना पड़ता है। इसलिए वो पूरा का पूरा लिख लिया था मैंने। ठीक है, अब यहां इसको भी ले जाते हैं आउटर कॉलम में। देखो कितना आ रहा है बैलेंस, 20,000 माइनस 30,000 प्लस 43,000 प्लस 24,000, 57,000। लिखते वक्त ऐसा लिखना कि अगली बार अकेले अपने दम पे लिख पाऊं। ठीक है, whenever you practice the questions, the only thing that should hit your mind is I want to be independent, I don't need anyone's support, मैं अकेले अपने दम पे सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, यही दिमाग में रखना, यही आपका गोल होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। डेटाज हो गया। अब क्या दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। कहां लिखेंगे इसे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहां लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। स्पीड मेंटेन करना है हमें। हमने एक छोटा क्वेश्चन देखा है, एक बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं और एक मीडियम साइज का क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, उसके बाद क्लास छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसको खत्म होते सर नहीं वो सब चालू मत कर देना। ठीक है, ओके। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 2,14,000 एडजस्टमेंट है। 2,14,000 को इनर कॉलम में लिखती वल्ला, तो यहां पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिखती, किधर लिखती? इनर कॉलम में लिखती। कितना लिखती? 2,14,000 लिखती। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होती। ठीक है, ओह सॉरी मैंने ऑटो में लिख दिया 2,14,000। ठीक है, ओके। सो अब इसके एडजस्टमेंट में परचेज की सेल्स कुछ तो भी है, तो अपन साथ ही साथ परचेज सेल्स को भी निपटा लेंगे अब बीच। ठीक है, तो चलो भैया देख लेते हैं फर्नीचर के बारे में क्या लिखा है क्वेश्चन वा में। फर्नीचर वा किधर है? हाँ ये रहा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 10% डेप्रिसिएट करना है, लेकिन वन स्टील का टेबल परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। मतलब 14,000 में खरीदा, 14,000 में बेच दिया, बल्ले बल्ले। बट फॉर द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका रेक्टिफिकेशन में जाओ वापस। सेल ऑफ फर्नीचर एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड आर्या, आर्या ने सही जवाब दिया। बाकी जन क्या बोल रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, पट से आंसर आना चाहिए हमारा। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नॉट फर्नीचर टू कैश। खरीद नहीं रहे, बेच रहे। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ओके, 14,000 से एंट्री पास होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया? सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो कैश को डेबिट बराबर किया, लेकिन अपन ने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। विजुअलाइज, कैश टू फर्नीचर होना चाहिए था, कैश टू सेल्स हो गया। कैश में कोई गलती हुई क्या? नहीं। क्या करेंगे तो फिर सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, रेक्टिफिकेशन हो गया ये। अब सेल्स में होता है क्रेडिट बैलेंस, आप कर रहे हो उसको डेबिट, मतलब क्या हो रहा है? सेल्स का बैलेंस कम हो रहा है, राइट? तो यही चीज मुझे यहां पर अभी दिखाना है। कैसे करूंगा मैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता हूं सेल्स। यार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना पेजेस अपन जब पलटाते सब एक समान नहीं दिखते हैं। खैर एनीवेज, तो सेल्स। ओके, मैंने सेल्स को इनर कॉलम में लिख देता हूं सबसे पहले। सेल्स कितना है? 23 लाख। ठीक है, 23 लाख। इसमें से माइनस कर दिया फर्नीचर। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में ये भी लिख दिया रेक्टिफिकेशन। ठीक है, यही चीज हम एडजस्टमेंट में भी लिख सकते हैं। यहां लिखने की जगह, यहां पे कचरा करने की जगह एडजस्टमेंट में लिखो, यहां पे फाइनल आंसर लिखो।
वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना था 14,000, ठीक है। ओके, लिख देते हैं ब्रैकेट लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हुआ सेल्स में से हम लोगों ने किया माइनस, और फर्नीचर, फर्नीचर को लिखना है बैलेंस शीट में 2,14,000, ठीक है। इसमें से भी माइनस होगा ना, क्योंकि फर्नीचर कैरीज डेबिट बैलेंस, हम फर्नीचर को कर रहे हैं क्रेडिट, सेल्स टू फर्नीचर, फर्नीचर भी क्रेडिट हो रहा था, इसमें से भी होगा माइनस, बराबर। सो माइनस सेल 14,000, ठीक है। बैलेंस बच गया 2 लाख। मैं यहां पर ले रहा हूं मेरा सेकंड अजम्पशन, भाई सेल कब किया, ईयर एंड में किया होगा, तो फिर पूरे 2,14,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस 14,000 वाले एसेट को साल भर यूज करके फिर मैंने बेचा है। और अगर शुरुआत में बेच दिया होगा तो फिर कुछ भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही उसको बेच दिया है। अगर 6 महीने बाद बेचा तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, समझ रहे हो। मुझे देखना होगा कि एसेट कितने दिनों के लिए यूज किया है, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, अजम्पशन लेना पड़ेगा। लेकिन अजम्पशन में एक लॉजिक, जरा सोचो, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, अगर 1 साल यूज करते तो उतने में नहीं बिकता। तो नॉर्मली स्पीकिंग यहां अजम्पशन नहीं होना चाहिए कि शुरुआत में बेचा, ठीक है। दूसरी बात, काम आसान करो ना यार, डेप्रिसिएशन ज्यादा क्यों चार्ज करने का, ऐसा मान लो कि शुरुआत में बेच दिया, तो यही अजम्पशन यहां आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अजम्पशन नहीं लिखा तो इंस्टीट्यूट को मौका दे दिया मार्क्स काटने का, ठीक है। अगर 80 स्कोर करना है, ऐसी बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो बंदा स्कोर कर रहा होता है ना, उसके वो जबरदस्ती मार्क्स काटने के बहाने ढूंढते रहते हैं, ठीक है। जो बंदा किसी तरह से पास हो रहा है उसको 1-2 मार्क एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, चाहे पास हो जाए यार, ऐसा भी होता है। लेकिन जो बंदा स्कोर कर रहा होता है उसके मार्क्स काटते ही, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज अज्यूम्ड दैट फर्नीचर was sold at the beginning of the year। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब आ रही है, मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे आप लोग खुद दिमाग लगा के लिखो। तो हैंडराइटिंग खराब आई तो भी आप लोग लिखो, इसमें लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो। हेंस नो डेप्रिसिएशन विल बी charged on furniture sold this will not only make you safe कि मार्क्स नहीं कटेंगे, but at the same time it will also create a good impression जो पेपर चेक कर रहा है उस पर, ठीक है। चलो ठीक है, सो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है अपने को, 10%। तो अपन 10% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 लाख पे, तो यहां से माइनस डेप्रिसिएशन 10%, यानी 20,000, ये आ गया 1,80,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख रहा हूं ऑन फर्नीचर 20,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि अभी और भी डेप्रिसिएशन है। प्लीज नोट, इसे हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर कॉलम में लिख के सबका टोटल लिखो या सबको इंडिविजुअली आउटर कॉलम में लिखो, चलता है, वन एंड द सेम, वो भी चलेगा बिल्कुल, उससे ज्यादा अच्छा है। अगर आप सब चीजों को एडजस्टमेंट में दिखाते हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पे कचरा नहीं होता फिर, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। अब ऑफिस इक्विपमेंट, यार इसको तो मैंने करेक्ट किया था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, खैर ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिख रहा है, 1,60,000, ठीक है। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, यस है, डेप्रिसिएशन के अलावा भी कुछ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। ऑफिस इक्विपमेंट, सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूं बैलेंस शीट में, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है बैलेंस,
1,60,000। इनर कॉलम में लिखा 1,60,000 ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अब क्या एडजस्टमेंट हुई? क्या एडजस्टमेंट है? तो एडजस्टमेंट है 15% डिप्रिसिएशन चार्ज करती, लेकिन परचेज ऑफ टाइपराइटर जो कि 40,000 का होती, उसको हम रॉन्गली परचेज अकाउंट में डेबिट करती। करेक्ट। सो सबसे पहली बात ये क्या है? परचेज ऑफ टाइपराइटर, यानी ये ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, अपन ने किसको डेबिट करके रख दिया? परचेज को। एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। परफेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड आर्या। हाँ करेक्ट। हमने परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया, जबकि हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था। तो परचेज को करेंगे क्रेडिट और ऑफिस इक्विपमेंट को करेंगे डेबिट। करेक्ट, ऐसा ही होगा आराम से। ऑफिस इक्विपमेंट को मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर रहा हूं, क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो लिखो यहां पे माइनस परचेज, ब्रैकेट में लिख दिया रेक्टिफिकेशन। एक मिनट, माइनस नहीं, प्लस। प्लस, हाँ करेक्ट। ऑफिस इक्विपमेंट में प्लस, ऑफिस इक्विपमेंट में अपन ने डेबिट किया, बराबर, मैं क्रेडिट पकड़ रहा था, सॉरी। ऑफिस इक्विपमेंट में अपन ने किया डेबिट और परचेज को किया क्रेडिट, मैंने उल्टा पकड़ा, सॉरी। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर रहे हैं तो यहां पर होगा प्लस 40,000। ठीक है, ये हो गया 2 लाख, लेकिन साथ ही साथ परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं अपन। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हुआ, परचेज क्रेडिट हुआ, तो परचेज का इफेक्ट भी दिखाई देते हैं अभी कभी। यहां लिख देते हैं परचेज इनर कॉलम में। देख लो कितना है बैलेंस परचेज का? 14 लाख। ठीक है, यहां से माइनस करूंगा ऑफिस इक्विपमेंट रेक्टिफिकेशन। हाँ चलेगा वो भी, या सीधा एडजस्टमेंट में लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, क्या क्या किया मैंने ऑफिस इक्विपमेंट में प्लस कर दिया और परचेजेस में से माइनस कर दिया। नाउ एक बार सोच के देखो, ये मैंने क्यों किया? ये सोचे बगैर अगर मैं सिर्फ प्लस और माइनस याद करके जाऊंगा तो ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा क्या? सिर्फ प्लस और माइनस याद करके जा रहा हूं तो यार कब प्लस करना कब माइनस करना इसको लेके कोई भी कंफ्यूज होगा। गेटिंग मी? सो व्हाट इज द करेक्ट वे इन फाइनल अकाउंट्स इज यू शुड अप्लाई डेबिट क्रेडिट। आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया, उसकी मदद से सोचो डेबिट में डेबिट प्लस, डेबिट में क्रेडिट माइनस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, क्रेडिट में डेबिट माइनस। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, चलो ये हुआ। अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं 2 लाख पे। सो माइनस डेप्री, कितना डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन इज एट रेट 15%, तो 15% यह आता है 30,000। तो आउटर कॉलम में 1,70,000 और डेप्री इधर आएगा ऑफिस इक्विपमेंट 30,000। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद बिल्डिंग्स। बिल्डिंग है 6 लाख का, इसमें सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का ही एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, 5% डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो लिखो बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग बिल्डिंग है पूरे 6 लाख रुपए का। बेसिकली अकाउंट्स में हमारी बचपन से आदत कैसी है?
किसी बिल्डिंग का सिर्फ एक फ्लैट अगर अपन ने खरीदा तो उसको भी अपन पूरा बिल्डिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, प्लीज नोट, ये आखिरी है सीए फाउंडेशन जिसमें आप बिल्डिंग अकाउंट नाम लिख रहे हो, लेकिन यहीं से अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आगे चल के आप बिल्डिंग अकाउंट नाम यूज नहीं करोगे। द नेम दैट यू विल बी यूजिंग इज प्रॉपर्टी अकाउंट एज पर AS, Ind AS एंड IFRS। द नेम दैट इज यूज्ड इज प्रॉपर्टी अकाउंट। वो अलग बात है कि हमारे यहां बाबा आदम के जमाने से, पुराने जमाने से वही चेक अकाउंट चलता आ रहा है, इसलिए अभी भी हम लोग वही अकाउंट लिख रहे हैं, लेकिन CA इंटर एंड CA फाइनल में द नेम दैट यू विल बी यूजिंग इज प्रॉपर्टी। द नेम यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PP&E, property plant and equipment. Be familiar with this because you will be using these in future. Okay, चलो, तो बिल्डिंग आर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कराया था 5%। कितना आता है? 30,000। आउटर कॉलम में सीधा 5,70,000 और PNL में ऑन बिल्डिंग 30,000। उसके बाद मोटर कार पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट रेट 20% बस। ठीक है, कर देते हैं चार्ज। मोटर कार कितने का था? 2 लाख का मारुति 800 की नैनो, जो भी है, नैनो कीमत सुनियो रे, व्हाटएवर। डेप्रिसिएशन 20%, तो 20% कितना आ रहा है? 40,000। सो आउटर कॉलम में आ गया 1,60,000। ठीक है, और एथ आ गया डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 40,000। चलो आउटर कॉलम में डाल दो इसको 1,20,000। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, what we are doing is we are completing dual aspect। मैंने अगर एक जगह प्लस किया ड्यू टू डेबिट, तो उसका क्रेडिट इफेक्ट भी मैं कर ही ले रहा हूं। देख रहे हो ये बात? हमने एसेट के साथ साथ अगर परचेज और सेल्स में इफेक्ट आया तो उसको आधा नहीं छोड़ा, हमने इमीडिएटली सेल्स अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया और उससे कंप्लीट कर दिया। ये आदत मेंटेन रखो, क्योंकि अगर वो आधा छोड़ दिया तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन होने के चांसेस रह जाते हैं, बाद में शायद हम लोग भूल जाए और फिर टैली नहीं होता। ठीक है, तो ये आदत रखना। नेक्स्ट, सुंदरी क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो बैलेंस शीट 4,30,000। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि हम लोग मार्शलिंग इग्नोर कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग इसे नीचे लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोग तो लिख चुके हैं ना, मार्शलिंग इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कैसे भी लिखो 4,30,000। अगर एडजस्टमेंट होता तो, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम लोग तो एडजस्टमेंट पहले ही मार्क कर चुके हैं, इसलिए सीधा आउटर कॉलम में लिख लिया। लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ओके, तो विश्वनाथ से हमने लोन लिया है 3 लाख रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए यहां पर ही लिखेंगे लोन फ्रॉम विश्वनाथ। I hope all of you know the legend Gundappa Vishwanath, a very famous cricketer. Yes. Anyways, so कितना है भाई? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया है। देखो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन नाम क्या यूज किया है? प्रोविजन फॉर, मैं आपको क्या बोल रहा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है यार, वो चले आ रहा है। परचेजेस लिख लिया अपन ने। अब परचेज रिटर्न का करना है, ई का परचेजेस में से माइनस वा करना है ना, दिस इज अ कंट्रा परचेज, तो माइनस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न? 26,000। ठीक है, वैसे इसी का बैलेंस आउटर कॉलम में जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ठीक है,
परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट सेल्स हो गया। सेल्स रिटर्न क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है 42,000, तो माइनस सेल्स रिटर्न 42,000। उसके बाद सैलरीज किधर जाएगा, पीएनएल, कौनो एडजस्टमेंट नहीं, सीधा लिख दो पीएनएल। सैलरीज 1,10,000। उसके बाद रेंट फॉर गोडाउन, ई में एडजस्टमेंट है, ये दिख तो रहा है 55,000, पहले इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, रेंट फॉर गोडाउन 55,000। अब का एडजस्टमेंट है तनिक देखते हैं, ये पहला वाला एडजस्टमेंट हो ही गवा, ठीक है, वो का टिक कर दिया। यस, 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब ये जो पे किया है ये 10 महीने का होना चाहिए, बराबर। तो 55,000 अगर 10 महीने का है तो 1 महीने का कितना, 5,500, तो 2 महीने का कितना होगा, 11,000। इसको मुझे वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप वहां पे इनर कॉलम में भी कैलकुलेशन दिखा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर अभी वर्किंग नोट बना देता हूं क्योंकि मेरे पास पीएनएल में जगह कम बचा है। ओके, आपके पास भी मेरे ख्याल से पीएनएल में जगह कम बचा ही होगा अभी, अनलेस एंड अनटिल आपने एक और पेज छोड़ के रखा हो पीएनएल के लिए। मैं वर्किंग नोट भी बना रहा हूं अभी, ठीक है। सो थर्ड में मैंने हेडिंग में लिख दिया क्या, ये दिस इज रेंट फॉर गोडाउन, ठीक है। रेंट फॉर गोडाउन में मुझे यहां सबसे पहले दिख रहा है अमाउंट पेड फॉर 10 months इज 55,000, ठीक है। मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, अक्रूवल एंड मैचिंग। मुझे खर्चे 12 महीने के चाहिए, 10 महीने के नहीं, तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं रेंट पेबल। हम यहां पर अक्सर नाम यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पेबल रिसीवेबल यूज करना शुरू कर दो, मतलब एक ही है लेकिन दैट विल गिव अस मोर क्लैरिटी, ठीक है। पेबल इज क्लियरली अ लायबिलिटी, रिसीवेबल इज क्लियरली एन एसेट, लेकिन अगर हर जगह अपन आउटस्टैंडिंग लिख के रखे तो क्लियर नहीं होता कि वो लायबिलिटी की एसेट है, ठीक है। तो रेंट पेबल यहां पे मैंने लिख दिया 55,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। ये कैलकुलेशन समझा सबको, मैंने क्या किया, 55,000 डिवाइडेड बाय 10 पर मंथ आ गया, पर मंथ जो रेंट है इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मंथ का आ गया, तो 11,000, तो ये आ गया 66,000। अगर जगह बना पाओ तो ये जो मैंने यहां लिखा है इसी को वहां पे इनर कॉलम में लिख दो आप, ठीक है। इसी को इनर कॉलम में लिख के 66,000 को आउटर कॉलम में जाने दो, अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो ये वर्किंग नोट बना दिया, ठीक है। यहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन इनर कॉलम मैं वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दूंगा, वर्किंग नोट 3, और यहां पे सीधा लिख दूंगा 66,000। समझ रहे हो, वहां भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो, ओके। वर्किंग नोट इज बेटर मेरे ओपिनियन में भी। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, इसमें भी एडजस्टमेंट है, चलो देखते हैं। हाँ, इसका सेकंड इफेक्ट भूल गया मैं, वेरी गुड। इसका सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, रेंट पेबल 11,000। त्याच्यानंतर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 आहे। अब इसमें भी एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2021। इसको एडजस्टमेंट में बना लो तो ये अच्छा होगा, है ना। चलो भैया, 1/5/21 में अपन ने लोन लिया था, लोन का अमाउंट मालूम है क्या अपने को, हाँ लोन बिल्कुल मालूम है, कितना है लोन, 3 लाख। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्यू कितना होता है। नंबर 4, इंटरेस्ट
on loan from Vishwanath. Okay, so interest due is 3 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 30 कितना ना, 3 लाख था, हाँ। तो 3 लाख पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%, 12%। लेकिन लोन लिया था 1521 में, है ना। 1521 मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है? 11, 12 कि 10? 15 है ना, 15 यानी मे को भी काउंट करना है, तो 11 महीने। ओके, सो इंटू 11/12 देख लो कितना आ रहा है ये, 33,000। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है 27,000। अरे यार, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यार? रेंट वैसे तो ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू तो हो रहा है 33,000, लेकिन हमने ये जो दिख रहा है दिस इज द पेड अमाउंट, हमने सिर्फ 27,000 पे किया, यानी और 6,000 पेबल है, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो कैसे लिखेंगे इसे? यहां पे लिख देता हूं प्लस इंटरेस्ट पेबल, सॉरी इंटरेस्ट ड्यू लिखा था ना, हाँ। तो मैं यहां से कैसे भी लिख सकते हो, यहां से माइनस करके भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्यू लिखा है। एक मिनट, हाँ, मैं इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करूँ, इसको थोड़ा काट के लिख लो फिर से, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, एज पर ट्रायल बैलेंस ये है 27,000 प्लस इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, यहां लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और नीचे लिख रहा हूं इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू कितना है? 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12, यह आता है 33,000। तो यहां से मिल गया 6,000 इज द इंटरेस्ट पेबल। ऑल्टरनेटिवली हम यहां पर ये एक अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बना के भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट हुआ है 27,000, दिस इज एज पर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? इंटरेस्ट पेबल की एंट्री करनी होगी, तो मैं यहां पे 6,000 करूंगा डेबिट, यहां पे 6,000 करूंगा क्रेडिट, तो ये पीएनएल में जो जाएगा दैट विल बी 33,000, और ये बैलेंस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो? वो जो जंबो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ है और जिस तरह से हमने सोचा है, कहना है अज्यूम कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इसे। ओके, तो मेरे पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन लोन 33,000 और मेरे बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल 6,000। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोकस, कंसंट्रेशन। ठीक है, जब भी आप अकेले बैठ के सॉल्व करोगे टोटल कंसंट्रेशन से सॉल्व करना, फिर गलती होने के चांसेस सबसे कम होंगे। रेट्स एंड टैक्सेस, नो एडजस्टमेंट, एज इट इज लिख देंगे पीएनएल में। रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट, एज इट इज। कहां जाएगा ये? पीएनएल, दिस इज एन अदर इनकम। ठीक है, तो 16,000 पीएनएल के क्रेडिट में। ठीक है, एक लाइन छोड़ देते हैं वहां पे,
डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। मैं उम्मीद रियली कर रहा हूं, बहुत ज्यादा होप्स रख रहा हूं कि इस बार जब आप इस फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका इसको सॉल्व करने का नजरिया अलग है, वैसा नहीं है जैसा पहले था। यह मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है पिछले कुछ दिनों से। ओके, चलो ठीक है। फ्रेट ऑन परचेज, ट्रेडिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, 12,000 जाएगा ट्रेडिंग में। थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूं मैं नीचे, क्योंकि अगर परचेज में और कोई एडजस्टमेंट रहा तो। फ्रेट ऑन परचेज, व्हाट वाज द अमाउंट? 12,000। कैरेज आउटवर्ड्स, ये सेल्स से रिलेटेड है, इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है, तो ये पीएनएल में जाएगा। ओके, 20,000 कैरेज आउटवर्ड। ड्रॉइंग्स 1,20,000, ये कैपिटल में से माइनस होगा, तो मैं एक काम करता हूं, कैपिटल का बैलेंस भी देख लेता हूं, इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आ गया मैं कैपिटल, मैं रैंडम कहीं पे भी लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ दैट नोट। तो 16,20,000 इज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं ड्रॉइंग्स, 1,20,000, ठीक है। वैसे ड्राइंग्स में एक एडजस्टमेंट भी है जिसमें हम लोग आएंगे, बाद में कर लेंगे उसको, ठीक है। तो थोड़ा जगह छोड़ना होगा अपने को कैपिटल के नीचे। ओके, इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज पीएनएल। $18,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नो एडजस्टमेंट, एज इट इज। ई चार्जेस 22,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अभी 55,000 एडजस्टमेंट में लिख रहा हूं मैं इसे, मेरे पास जगह कम है। अगर आपके पास जगह है तो बिल्कुल लिख लो वहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, पहले मैं INS PREM लिखा करता था, एक बार डाउट आया, उसके बाद से मैं पूरा लिखने लग गया। बताया भी था आप लोगों को शायद मैंने, इन प्रेम अकाउंट क्या है सर। मैं भी सोचने लग गया साला प्रेम अकाउंट कोई डेटर होगा क्रेडिटर होगा। खैर, का एडजस्टमेंट है, ईमा एडजस्टमेंट है। अच्छा, ई भी तो हो गया ना, 5 बार 6 बार। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो 40,000 का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है प्रोप्राइटर का खुद का, दिस इज ड्रॉइंग्स, दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस, बराबर, ठीक है। तो इसको ड्रॉइंग्स की तरह कैपिटल में से करना होगा माइनस, और दूसरा कहना ऐसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड हो गया तो उसमें से करना पड़ेगा माइनस, बराबर। तो मैं यहां पे कर रहा हूं इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पेड 55,000 माइनस ड्रॉइंग्स, ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। एक काम करना, आप लोग पूरा लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ना तो बाद में डाउट पूछोगे सर लिप ऑफ प्रोप्राइटर। ओके, this balance is paid
फॉर ड्यूरेशन दिया है, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस पे किया है 1/4/21 से लेके 30 जून 2022। ये टोटल ड्यूरेशन कितना होता है देखो, अप्रैल से लेके जून 14 की 15 मंथ्स हो गए है ना, तो 15 मंथ्स हो गए, तो यहां पे लिख के रखता हूं दिस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, लेकिन हमें कितने मंथ्स का चाहिए 12 मंथ्स, तो मुझे यहां से करना पड़ेगा माइनस, कैन आई से समथिंग इज प्रीपेड, सो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। कैसे निकालेंगे भाई, 15,000 15 महीने का है, तो प्रीपेड इज फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का कितना 3,000, तो मेरे पीएनएल में कितना आना चाहिए 12,000। नहीं, लिखा क्या है देखो, पढ़ो एक बार क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/21 टू 30 जून 22। ठीक है, तो अब इसको अपने को पीएनएल में लिखना है, पीएनएल में लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वर्किंग नोट 5 12,000, वर्किंग नोट में ऑलरेडी हम लोगों ने इसे एडजस्ट कर लिया है, इसलिए अभी यहां से माइनस मत कर देना वापस से, ठीक है। वर्किंग नोट में हमने 40,000 भी माइनस कर दिया, 3,000 भी माइनस कर दिया, ठीक है। नहीं, आप लोग अभी लकी इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपने क्लास में सर के सामने बैठ के इसको सॉल्व कर रहे हो। अगर यही क्वेश्चन अकेले बैठ के सॉल्व करोगे तो तब खुद को अनलकी फील होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट ओनली व्हेन यू सॉल्व इट अलोन। Whenever you are sitting with your friends, whenever the teacher is in front of you or you are sitting with your friends, all questions will be easy. इसलिए एसिड टेस्ट सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट करना, अकेले बैठ के जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां से माइनस कर देता हूं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लोग पूरा लिखना, नहीं तो बाद में डाउट वही आएगा सर कैपिटल में से लिप क्या माइनस किया, ओके। और दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, ओके। मैंने इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करके प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट किया, दैट इज वाई इंश्योरेंस में से माइनस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस विच कैरीज अ डेबिट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, एंड डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ये आएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ड्राइंग्स में से क्यों माइनस किया, ड्राइंग्स में से माइनस नहीं किया मैंने कैपिटल में से माइनस किया। ये ड्राइंग्स में ऐड होता था लेकिन मैंने ड्राइंग्स में ऐड करने की जगह कैपिटल में से माइनस किया। ये भी हो गया। नेक्स्ट, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस एज इट इज पीएनएल में 30,000 है। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। बैड डेट्स हो चुका है। बैंक चार्जेस 16,000, बैंक चार्जेस 16,000। लास्ट मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000, मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000। सब हो गया क्या? एक बार कभी भी एंड में पूरा पलटा के देखना कि कहीं को छुट तो नहीं गया। ट्रायल बैलेंस पलटा लो एक बार, ट्रायल बैलेंस पे कुछ रह गया है क्या? सब जगह टिक दिख रहा है आपको? ओके, क्या एडजस्टमेंट में सब हो गया है? नहीं, एक रह गया है। कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला इफेक्ट हो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक कितना ना? 4,40,000 ना, 4,40,000। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
डेबिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। ओके, सारे लिख लिए अपन ने, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स सब हो गया। एक बार एडजस्टमेंट नंबर 1 को देख लो, क्या हमने पूरी तरह से उसे लिख लिया है? यस। बस अब शुरू कर देंगे फाइनल प्रोसेस। ठीक है, फाइनल प्रोसेस से पहले इसको ऑटो कॉलम में शिफ्ट कर लो। 22,44,000। ओके, और ये 13,34,000। बराबर बराबर, प्लस माइनस किया ना, ये माइनस करना था। ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000 आ रहा है क्या सबका? ये टोटल कितना है? 26,84,000। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आएगा 7,18,000, टोटल 7,34,000। आई होप नेट प्रॉफिट ही आ रहा है। हाँ, नेट प्रॉफिट ही आएगा। $1,73,000। ओके, 1,73,000 आ रहा है। 7,18,000। ये नेट प्रॉफिट करेंगे यहां ऐड, कहां? कैपिटल में। नेट प्रॉफिट 1,73,000। ये आउटर कॉलम में कितना आ रहा है देखो अभी? 16,33,000। अब देखो टैली हो रहा है क्या? $23,80,000। जब लिखो तो इतने कॉन्फिडेंस से और इस तरह से डुअल एस्पेक्ट अप्लाई करते लिखो कि लास्ट में टोटल लेते वक्त टेंशन ना है कि यार टैली होगा क्या, उल्टा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार टैली तो होना ही है। ओके, वो अलग बात है कि अपने को बचपन से आदत क्या है, एक साइड का टोटल लिख देगा, टैली हुआ कि नहीं भाड़ में गया, उसी को बाजू में लिख देने का। राइट? आया मज्जा? ओके,
फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करते हैं क्लास में, मुझे मेरे 12th के दिन याद आता है। हम 4 दोस्त एक साथ बैठा करते थे, 4 में से 3 में बहुत कंपटीशन होता था कि किसका बैलेंस शीट पहले टैली होता है। ठीक है, क्लास में अगर क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 चल रहा होगा 12th में, और हम में से एक था जो हमेशा किसी न किसी के रजिस्टर में झांकता रहता था। ठीक है, बताना यार क्या आया, अबे कितना टोटल है, एक ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ऐसा। आप लोगों को भी देख के मेरे को भी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। खैर, हो गया। इससे यही समझ में आना है कि अगली बार हम लोग बस इसी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे कि भाई डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है। बस अगर डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग, आधा अधूरा छोड़ के आगे मत बढ़ना। बहुत सारे जन 12th में ऐसे ही करते रहे, आधा लिख के आधा करते थे बाद में। Accounts is a scoring subject. The only thing is that since this is CA foundation, you need to understand the things conceptually. If you conceptually understand, you will score. Okay? And practice. वो नहीं भूल सकते। सबने प्रॉमिस किया था, दावा किया था, याद है क्या? फाइनल अकाउंट्स के टेस्ट में स्कोर करके दिखाओगे बोला था सबने, ठीक है ना? यस, स्कोर करके दिखाओगे बोला था सबने, याद है मुझे, देखते हैं। चलो एक और मीडियम साइज का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। दैट्स इट, दैट इज द टारगेट फॉर टुडे। मीडियम साइज का क्वेश्चन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू दैट। जिनका टैली नहीं हुआ वो लोग एक बार अभी आराम से देखो, आराम से, ठीक है? साथ में ही तो कर रहे थे, क्यों टैली नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। सौजन्य नहीं हुआ टैली, क्यों? कहीं तो भी भटक गए। ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं उसको। ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी और किसी का टैली नहीं हुआ ऐसा कोई है? तुम दोनों का भी टैली नहीं हुआ, ठीक है, क्लास के बाद एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं। एवरीवन प्लीज कम टू अ मिसिंग फिगर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, मजेदार। लेट्स सी। मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज, इनका एंगेजमेंट हो गया है, सॉरी, एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज एज फॉलोज। अपने को ये सब दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है ना? सेल्स दिया ही नहीं, COGS दिया लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं, इनफैक्ट ट्रेडिंग का टोटल भी दिया ही नहीं, FS ट्रेडिंग का टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं, मिसलेनियस इनकम दिया ही नहीं, लेकिन P&L का टोटल दिया है। ओके, P&L का टोटल दिया है, रेंट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया। कमीशन टू मैनेजर 2 लाख है लेकिन इट इज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये इधर नेट प्रॉफिट है, ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? दिस इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन चार्ज होने के बाद का है ना वो बचा, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और यहां का टोटल मिसिंग है। भाई सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है, आपको ये पता चल जाना चाहिए ये कितना है। वो तो 60 लाख है ना, उसको छुपा के क्या मतलब है? ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गया। उसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या दिया है? कमीशन इज चार्ज एट रेट 10%। 10% मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, ऐसा है। दूसरा, सेलिंग एक्सपेंसेस इसका 1% है। ओके, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है, मिसिंग फिगर्स ढूंढना है। बताओ, ट्राई करना है कि बताओ? एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट रुकता हूं, 5 मिनट सब लोग कोशिश करो, ठीक है? फिर बता देता हूं क्या है। मिसिंग फिगर्स ढूंढो। हिंट, थोड़ा तो मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब
पॉइंट यह है कि जब मैथमेटिकल होता है तो अगर अपन ने सही डायरेक्शन ले लिया तो फटाक से हो जाएगा, और अगर गलत लिया तो मैथमेटिकली सॉल्व होगा लेकिन बहुत ही लेंदी वे में होगा। तो सोच समझ के। वैसे 5 मिनट में से 3 मिनट हो गए। आई नो। हाँ, थोड़ी देर में 5 मिनट हो जाने पे एक हिंट दे दूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अगर कोई बता दे तो मजा नहीं आता यार। और 2 मिनट बाद पहला हिंट आएगा। गिव अप मत करो, कोशिश करते जाओ। ऐसे क्वेश्चंस में काफी एंड तक अपने को ऐसा लगता नहीं गिव अप करते थे, लेकिन एकदम से स्ट्राइक हुआ ना तो फटाफट सब मिलते जाते फिर। तो गिव अप मत करना, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। थर्टी सेकेंड्स में पहला हिंट आ रहा है। हिंट बताऊंगा पहला, उसके 1 मिनट बाद दूसरा हिंट आएगा। चलो हिंट नंबर 1, आप लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले देखना कि ऐसा कौन सा चीज है जिसका अमाउंट भी दिया है और उसका कुछ ना कुछ अपने को रेशियो भी दिया है। ठीक है, हाँ हाँ, कैसे, हाँ कमीशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% दिए वाला है ना, हाँ, तो अपने को कमीशन दिए वाला है, मतलब 10% हम्म 2 लाख है, हम्म 10% 2 लाख है, और हम्म ब्रैकेट में दिए वाला है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हम्म तो उससे अपन 2 लाख का फिगर निकाल सकते हैं, हम्म अपन जो पढ़ाए थे हम्म परसों हम्म उससे। तो नेट प्रॉफिट निकालिए ना, तो उससे अपने को ये निकालने आता
प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उसने सही कहा। आपको सबसे पहले अगर आप यहां पे देख रहे हो P&L में, यहां पर आपको G ऑलरेडी मालूम है, अब दो ही मिसिंग फिगर है, B और A, बराबर। तो अगर आप यहां देखो तो आपको कमीशन के बारे में दिया हुआ है अमाउंट भी और कमीशन का परसेंटेज भी दिया है। सो अलग से आप अगर कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लो, कुछ याद आ रहा है? ऐसा डिस्कस किया था हमने, ओके। तो यहां से कुछ तो भी रिलेट करके अगर आप कर लो तो आपको ये मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। वो मिल गया तो सेलिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर से सेल्स मिलेगा, सेल्स से जीपी मिलेगा, सब बराबर मिल जाएगा। फिर करो अभी, तो वही तो मेन है, वो मिल गया तो सब हो जाएगा। अब सोचो, जब मैं बता दूंगा इसका सॉल्यूशन तो देखने के बाद अगर ऐसा लगा कि अरे यार ये तो आ सकता था यार दिमाग में, अगर ऐसा लगा इसका मतलब आप लोगों ने पूरा एफर्ट नहीं डाला। अगर मेरे सॉल्यूशन बता देने के बाद आपको ये इजी लगा, यानी आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। लिखा क्या था उसके पीछे मत जाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, फील करो उसको, क्या है वो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, हो सकता है, मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं। मुकेश कितना आ रहा है? ओके, डेसिमल्स में, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट रुक रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा। हो गया? सेल्स कितना आ रहा है? ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके, सेल्स तक पहुंच गया तो सब आ जाएगा। देखो, तरीका जरूरी नहीं कि एक ही समान हो, तरीका बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी क्या हो। एवरीवन पे अटेंशन नाउ। कमीशन मुझे दिया हुआ है 2 लाख, एंड कमीशन जो दिया है ये ऐसा दिया है कि इट इज 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो भाई साहब अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% कमीशन है तो कहना है इससे कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हैज टू बी 90%, करेक्ट। अब ये 2 लाख है जो कि 10% है, तो ये 20 लाख होना चाहिए था, बराबर। इस 20 लाख का 90% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन फिर होना चाहिए 18 लाख, यानी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ये जो है ये है 18 लाख, ठीक है। अगर ये 18 लाख है और ये टोटल 60 है तो मुझे सेलिंग एक्सपेंस मिल जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये आ रहा है 1 लाख। अगर ये 1 लाख है जो कि सेल्स का 1% है तो सेल्स कितना होगा? ये हो जाएगा 1 CR, 100 लाख या 1 CR। 1 CR में से 45 लाख माइनस किया, कितना बचा? 55 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 55 लाख और ये टोटल है 1 CR, ठीक है। तो ये 60 है, मतलब मिसलेनियस इनकम कितना होगा? 5 लाख।
मजा आया? पहला वाला ये, ठीक है। देखो क्या दिया है अपने को, कमीशन दिया है विच इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। वी नो दैट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, करेक्ट। इफ कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन विच इज 2 lakhs, so profit before commission has to be 20 lakhs. 10% 2 lakhs कब है? जब प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 20 lakhs. So if profit before commission is 20 lakhs, commission is 2 lakhs, profit after commission has to be 18 lakhs. 20 minus 2. ठीक है। अब आज का आपका होमवर्क ये सीख लिया हम लोगों ने, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट। तो ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मॉड्यूल में आप लोग जब जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन यहां पे दिखाई देगा, ये रहा, ये पेज नंबर 7.53 में मिलेगा आपको क्वेश्चन। ये जो पीछे नहीं क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के एंड में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 था, लास्ट वाला था ये, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आज आपको घर पे एक बार देखना है और सॉल्यूशन को कॉपी नहीं करना है। एक बार सॉल्यूशन देख लिया कि प्रेजेंटेशन कैसे है, आज समझ लिया हमने, घर पे जाके इसका प्रेजेंटेशन देखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा सॉल्व करके मुझे इसका फोटो भेजना है आपको, ओके। चलो, सो दैट्स इट। ये यहां पर हमारा आज का प्रैक्टिस खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट।